तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का देव क्लासेस बूंदे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों सभी का हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों इस देव परिवार के ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत। सभी को नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है दोस्तों। सभी को नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। देखिए शुरुआत करते हैं। आपका बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था दोस्तों, अपने इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास का दोस्तों आपका टॉपिक था प्राचीन काल के अंतर्गत दोस्तों गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत। यानी कि अपन देख रहे थे दोस्तों कि भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपका जो पोष्य भूति वंश है या वर्धन जो राजवंश है उसके बारे में दोस्तों अपन अध्ययन कर रहे थे या दोस्तों अपन पढ़ रहे थे। देखिए दोस्तों, अपन ने पिछले कक्षाओं के अंतर्गत अध्ययन किया था कि इस वंश की उत्पत्ति हमारे देश में कैसे हुई, इस वंश के द्वारा हमारे देश के किस भौगोलिक पृष्ठभूमि पर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद में देखा दोस्तों कि इस वंश का जो आपका राजनीतिक इतिहास है कि इस वंश के कौन कौन से शासकों ने दोस्तों हमारे देश के ऊपर शासन किया। उसके बाद में अपन ने देखा दोस्तों कि इस वंश का जो आपका महान और प्रतापी जो सम्राट है, जो शासक है दोस्तों, उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। अपन ने देखा कि इस वंश का महान वीर योद्धा व महान सम्राट और शासक था दोस्तों आपका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में दोस्तों अपन ने देखा कि यह आपका थानेश्वर का शासक कैसे बना और दोस्तों इसने अपने साम्राज्य का विस्तार इतना कैसे किया और दोस्तों इसने अपने राजधानी थानेश्वर से दोस्तों कन्नौज कैसे स्थानांतरित की। यहां तक दोस्तों अपन ने देख लिया था। उसके बाद में अपन ने देखा दोस्तों कि इस हर्षवर्धन के शासन काल में एक विदेशी यात्री आया था जो महान व्यक्ति था दोस्तों आपका चीनी यात्री वेंग सांग। इसके शासन काल के अंतर्गत भारत की यात्रा पर रहा और दोस्तों वेंग सांग ने हमारे देश के प्रत्येक स्थान की यात्रा करके उसका विस्तृत विवरण दोस्तों उसकी स्वयं की पुस्तक या उसका ग्रंथ है सीयूकी के अंतर्गत इसका वृतांत लिखा। अपन ने देख लिया था दोस्तों कि हेंग सांग कैसे हर्षवर्धन के शासन काल में रहा, कैसे इसके धर्म सम्मेलन में भाग लिया और कैसे दोस्तों उसने कन्नौज की धर्म महासभा का अध्यक्ष चुना गया है और दोस्तों उसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा अर्जित की और उसके बाद में दोस्तों वह लगभग 644-45 ईस्वी में अपने देश यानी कि चाइना वापस चला गया। यहां तक का जो दोस्तों आपका इतिहास है वो दोस्तों अपन ने पिछली कक्षाओं के अंतर्गत देख लिया। अब आगे अपन शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक की। इसी के अंतर्गत दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल के अंतर्गत दोस्तों कि हर्षवर्धन के समय इसका जो शासन काल था उसके समय दोस्तों साहित्य के अंतर्गत क्या योगदान रहा या फिर दोस्तों इसके शासन काल में कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई थी, आज अपन उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों अपन शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार इस क्लास को दबा करके शेयर और लाइक कर दीजिए जिससे यह अपने क्लास राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी तक दोस्तों पहुंच सके और वो भी इस क्लास का आनंद ले सके। इंतजार है दोस्तों आपका, देखते हैं कि शेयर करते हैं या नहीं है, फिर अपन शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर आज आपने शेयर नहीं किया तो दोस्तों अपन शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन इतना मुझे विश्वास है मेरे छात्रों पर कि वो जरूर इस क्लास को शेयर जरूर करें। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा। देखिए सभी को नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। आपका दोस्तों इस देव परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए शुरुआत करते हैं दोस्तों बहुत आनंद के साथ
साथ में दोस्तों अपन इस चीज को देखेंगे, इस टॉपिक को देखेंगे। तो दोस्तों आज भी आ जाइए हमारे साथ सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल के अंतर्गत और देखते हैं दोस्तों कि इसके शासन काल में आपका जो साहित्य है उसके अंतर्गत क्या क्या योगदान आपका रहा। देखिएगा दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं हर्षवर्धन के शासन काल के अंतर्गत। दोस्तों हर्षवर्धन के शासन काल में दोस्तों साहित्य का योगदान कैसे रहा। देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका हर्षकालीन साहित्य। एक बार देखना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका, इतना अच्छा टॉपिक है, इतना शानदार टॉपिक है दोस्तों, एक बार देखने का प्रयास करना। देखिए, सम्राट हर्षवर्धन भी दोस्तों एक उच्च कोटि का विद्वान था, एक अच्छा साहित्यकार था दोस्तों। इसने भी अपने शासन काल के अंतर्गत दोस्तों अपने साम्राज्य का शासन किया, उसका प्रशासन देखा, उसकी स्थिति देखी और इस इतने बड़े साम्राज्य पर उसने शासन भी किया। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ इस महान सम्राट ने दोस्तों 3 महान ग्रंथों की भी रचना की। ध्यान देना दोस्तों, आपका सम्राट हर्षवर्धन एक महान साहित्यकार और महान उच्च कोटि का कवि भी था दोस्तों। इतिहासकारों ने इसे अलग अलग नामों से पुकारा है, अलग अलग नामों से इसे दोस्तों इतिहास में संज्ञा दी गई है। देखिए कि हर्षवर्धन के कौन कौन से 3 ग्रंथ है जिनकी रचना स्वयं सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। तो देखिए दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा 3 ग्रंथ है। इसके पहला आपका दोस्तों नागानंद, दूसरा दोस्तों आपका रत्नावली और रत्नावली के बाद में दोस्तों आपका तीसरा आता है प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका इन तीनों नाटकों की रचना सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। देखिए, 3 ग्रंथ है, 3 नाटक है जो दोस्तों आपके सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए थे, उसके द्वारा इनकी रचना की गई थी। कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, नागानंद है, रत्नावली है और प्रियदर्शिका है। इन तीनों ग्रंथों की रचना सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी दोस्तों। देखिए, इसके बाद में अपन देखते हैं इसके अंतर्गत दोस्तों हर्ष को ध्यान देना दोस्तों, हर्षवर्धन को दोस्तों साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। साहित्यकार सम्राट भी कहा जाता है। अभी अपन ने देखा था दोस्तों कि आपका जो हर्षवर्धन है सम्राट एक महान उच्च कोटि का विद्वान है, एक महान कवि है, एक महान साहित्यकार है दोस्तों। इसी कारण इसको इतिहास के अंतर्गत दोस्तों क्या कहा गया है? अरे साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। किसको? हर्षवर्धन। ध्यान देना दोस्तों, हर्षवर्धन ने अपने शासन काल के अंतर्गत 3 महान ग्रंथों की रचना की, जो दोस्तों आपके तीनों नाटक है। क्या है? नाटक है दोस्तों। क्या है ये तीनों ग्रंथ? अरे नाटक है। और दोस्तों इन तीनों ग्रंथों में जैसे आपका पहला है नागानंद, दूसरा है दोस्तों आपका रत्नावली और तीसरा है दोस्तों आपका प्रियदर्शिका। तीसरा कौन सा है? प्रियदर्शिका।
इन तीनों ग्रंथों की रचना, तीनों नाटकों की रचना दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। इसी कारण दोस्तों इतिहास के अंतर्गत सम्राट हर्षवर्धन को दोस्तों एक साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। किसको? हर्षवर्धन। तो दोस्तों यहां तक कोई समस्या नहीं है। देखिए आगे चलते हैं दोस्तों, आगे अपन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए हर्षवर्धन को ध्यान देना दोस्तों, हर्षवर्धन को दोस्तों गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है दोस्तों? देखिए बताने का प्रयास करना। जयदेव। कौन है? जयदेव। कौन है दोस्तों? जयदेव। जयदेव ने दोस्तों इस गीत गोविंद नामक ग्रंथ में हर्षवर्धन को दोस्तों कविता कामिनी कहा है। क्या कहा है? अरे कविता कामिनी। किसको कहा है? हर्षवर्धन को दोस्तों कविता कामिनी कहा है। और इसका अर्थ होता है दोस्तों, क्या होता है अर्थ? अरे वाणी का हर्ष। क्या होता है दोस्तों कि कविता के अंदर कामिनी के समान किसको कहा गया है? अरे सम्राट हर्षवर्धन को कहा गया है। उसके बाद में दोस्तों आगे अपन देखते हैं, गुजराती लेखक है सोढल। कौन है? सोढल। गुजराती लेखक सोढल ने अपने कृति उदय सुंदरी, कौन सी है? इनका ग्रंथ उदय सुंदरी में दोस्तों उदय सुंदरी में दोस्तों कविंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? अरे कविंद्र कहा गया है। कविंद्र का मतलब होता है वाणी का हर्ष। कौन कह रहा है ये बात? गुजराती लेखक है सोढल। सोढल की किताब है उदय सुंदरी। और दोस्तों ऐहोल अभिलेख में हर्ष को क्या कहा गया है? देखिए ऐहोल अभिलेख में दोस्तों हर्ष को क्या कहा गया है? अरे सकलो उत्तरापथे नाथ। सकलो तरापथे नाथ। इतने संज्ञाएं दी गई है दोस्तों किसको? सम्राट हर्षवर्धन को। देखिए इसका सकलो प्राप्त का अर्थ होता है दोस्तों, ध्यान देना, संपूर्ण भारत का सम्राट। क्या होता है इसका अर्थ? संपूर्ण भारत का सम्राट। देखिए दोस्तों अपन देखते हैं इसके बारे में एक बार समझते हैं। अब इधर देखने का प्रयास करना कि अपन सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल के साहित्य के बारे में दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं और इसी के बारे में दोस्तों अपन देख रहे हैं। तो स्वयं सम्राट हर्षवर्धन भी एक उच्च कोटि का महान विद्वान और कवि था। उसने दोस्तों अपने शासन काल में 3 महान नाटकों की रचना की, नागा, नंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका।
इन तीनों ग्रंथों के कारण दोस्तों इसको इतिहास के अंतर्गत कई महान विद्वानों ने अपने हिसाब से इनको अपना नाम दिया। जैसे अपन देखते हैं गीत गोविंद के लेखक है जयदेव। कौन है? जयदेव। जयदेव ने दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन को कविता कामिनी कहा है। क्या कहा है? अरे कविता कामिनी कहा है। दोस्तों एक गुजराती लेखक था आपका कौन? सोडल। सोडल ने दोस्तों अपने ग्रंथ है अवंती सुंदरी, और अवंती सुंदरी के अंतर्गत दोस्तों कौन सा ग्रंथ है इसका? सोडल का अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी में दोस्तों इस सोडल ने सम्राट हर्षवर्धन को कविंद्र कहा है। क्या कहा है? कविंद्र कहा है। यानी कि वाणी का हर्ष किसको कहा जाता है? कई बार आपकी एग्जाम में सीधा पूछा गया है। ध्यान देना, आपकी जो एग्जाम है, एग्जाम में दोस्तों सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन को कविंद्र किसने कहा? किसने कहा? गुजराती लेखक सोडल ने अपने पुस्तक उदय सुंदरी में कविंद्र की संज्ञा किसको दी है? सम्राट हर्षवर्धन। आगे अपन चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों। तो देखते हैं कि आपके चालुक्य शासक सम्राट पुलकेशिन द्वितीय का दोस्तों आपका ऐहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? ऐहोले अभिलेख। ऐहोल अभिलेख में सम्राट हर्षवर्धन के बारे में उनका नाम हमें प्राप्त होता है दोस्तों। और क्या कहा गया है कि सकल उत्तरापथे नाथ, यानी कि संपूर्ण उत्तर भारत का सम्राट किसे कहा गया है? सम्राट हर्षवर्धन। किसको कहा गया है? सम्राट हर्षवर्धन। तो यहां तक कोई समस्या? देखिए आगे अपन देखते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों। सम्राट हर्षवर्धन के समय एक महान लेखक और दरबारी कविता, नाम बताने का प्रयास कीजिए। देखिए कि कौन सा इसका दरबारी कविता सम्राट हर्षवर्धन का। सम्राट हर्षवर्धन के समय दोस्तों इसका स्वयं का एक दरबारी कविता बाण भट्ट। बाण भट्ट ने भी दोस्तों इसके शासन काल के अंतर्गत कई ग्रंथों की रचना की है। और इन्हीं ग्रंथों से दोस्तों में सम्राट हर्षवर्धन के समय का संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों अपन बाण भट्ट के बारे में देखते हैं। हर्ष के दरबार में दोस्तों बाण भट्ट, मयूर भट्ट और आपका सेने यात्री वेंग सांग। ध्यान देना दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन के सम्राट में दरबार में बाण भट्ट, मयूर भट्ट और वेंग सांग जैसे महान विद्वान थे। महान विद्वान थे। ध्यान देना, कई बार पूछ लिया जाता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन देखते हैं बाण भट्ट। किसके बारे में? बाण भट्ट के बारे में कि सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट नाम का एक महान विद्वान और उच्च कोटि का कवि था बाण भट्ट। इसने कई ग्रंथों की रचना की दोस्तों। देखिए बाण भट्ट महाराष्ट्र के औरंगाबाद, बाण भट्ट जो आपका है दोस्तों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के कोटा नामक गांव के कौन? आपका बाण भट्ट। ध्यान देना दोस्तों, जो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था
दोस्तों यह है भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के दोस्तों प्रीतिकूटा नामक गांव के निवासी थे। कौन? आपका बाण भट्ट। देखिएगा दोस्तों, बाण भट्ट की दो रचनाएं प्रसिद्ध है। बाण भट्ट की दो रचनाएं प्रसिद्ध है। कौन कौन सी है जो आपको सबको याद है? दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाण भट्ट की कौन सी दो ग्रंथ या पुस्तकें प्रसिद्ध है। देखिए बताने का प्रयास करना बहुत इजी है दोस्तों, हजारों बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इस पुस्तक का लेखक कौन है या फिर बाण भट्ट की ग्रंथ कौन सा है। सब आपको याद है दोस्तों, बहुत इजली है। देखिए कौन कौन सी है बताने का प्रयास करना। अरे पहला है आपका हर्ष चरित्र। कौन सा है? पहला आपका हर्ष चरित्र है। दूसरा दोस्तों आपका कादंबरी। आ गया याद? वाह यार क्या बात है, बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत ही अच्छा। देखिए एक बार इसको समझने का प्रयास करना। देखिए सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में दोस्तों उस समय के तीन महान विद्वान थे, सबसे प्रसिद्ध विद्वान थे उस समय के संसार के। पहला जिसमें आपका आता है दोस्तों बाण भट्ट, और उसके बाद में आपका दोस्तों मयूर भट्ट, और दुनिया का सबसे महानतम विद्वान था दोस्तों चीन का विद्वान वेंग सांग। यह भी दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में था। इन तीनों विद्वानों के द्वारा हर्षवर्धन के दरबार की शोभा दोस्तों कई हजारों गुना बढ़ गई थी, क्योंकि इन तीनों के द्वारा हर्षवर्धन का दरबार दोस्तों हमेशा कविताओं से गुंजायमान रहता था। इसी कारण वो स्वयं भी एक महान विद्वान और उच्च कोटि का कवि और सम्राट था। कौन? हर्षवर्धन। सबसे पहले अपन इसी के अंतर्गत दोस्तों साहित्य के अंतर्गत इन महान विद्वानों के अंतर्गत दोस्तों बाण भट्ट के बारे में अध्ययन कर देखते हैं कि इसने कौन कौन से ग्रंथों की रचना सम्राट हर्षवर्धन के समय में की थी। तो पहला अपन देखते हैं कि बाण भट्ट दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में एक गांव है आपका प्रीतिकूटा गांव। इस प्रीतिकूटा नामक गांव का निवासी था आपका कौन? बाण भट्ट, जो दोस्तों सम्राट हर्षवर्धन के दरबार की शोभा बढ़ाता था। ध्यान देना दोस्तों, इस बाण भट्ट के द्वारा सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में रह करके दो महान ग्रंथों की रचना की। दो महान प्रसिद्ध ग्रंथ इन्होंने रचे। पहला आपका है दोस्तों हर्ष चरित्र, दूसरा है आपका कादंबरी। कौन सा है? पहला हर्ष चरित्र और दूसरा कौन सा है दोस्तों आपका कादंबरी। तो यहां तक कोई समस्या दोस्तों बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए आगे अपन देखते हैं हर्ष चरित्र के बाण भट्ट के आपके बाण भट्ट के दोस्तों पहला आपका आता है हर्ष चरित्र। देखिए हर्ष चरित्र के बारे में दोस्तों अपन देखते हैं कि इसकी रचना बाण भट्ट के द्वारा की गई थी। किसके शासन काल में? सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में। क्या बात है दोस्तों, आज तो आनंद आ गया भाई। देखिए आगे अपन देखते हैं इसी के अंतर्गत दोस्तों हर्ष चरित्र 8 भागों में या अध्यायों में बटा हुआ है। कई बार पूछा है दोस्तों कि आपका हर्ष चरित्र कितने भागों में विभाजित है, कितने अध्यायों में विभाजित है। अरे 8 विभागों में या अध्यायों में विभाजित है। कौन सा? हर्ष चरित्र नामक ग्रंथ जो बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। ध्यान देना दोस्तों, बाण भट्ट ने
बाण भट्ट ने प्रथम 3 अध्यायों में स्वयं की जीवनी लिखी, स्वयं की दोस्तों जीवनी लिखी और बाद के अध्यायों में वर्धन राजवंश का इतिहास है। समझ में आ गई? देखिए, हर्ष चरित्र में दोस्तों तत्कालीन भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति का विवरण है। देखिए दोस्तों, एक बार इधर देखने का प्रयास करना, अपन देखते हैं, इसको समझते हैं। दोस्तों देखिएगा कि सम्राट हर्षवर्धन के समय उसका दरबारी कवि था बाण भट्ट। यह दोस्तों आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद के प्रेतीकूटा नामक गांव का निवासी था या रहने वाला था, जो दोस्तों आपके सम्राट हर्षवर्धन की सभा को या दरबार को दोस्तों इसने संजोए रखा। देखिए, बाण भट्ट ने दोस्तों 2 ग्रंथों की रचना की। पहला आपका हर्ष चरित्र है, दूसरा आपका दोस्तों कादंबरी है। दोस्तों हर्ष चरित्र आपका 8 भागों में या 8 अध्यायों के अंतर्गत बटा हुआ है। कितने अध्यायों के अंतर्गत दोस्तों? 8 अध्यायों के अंतर्गत आपका हर्ष चरित्र बटा हुआ है। इनके इस हर्ष चरित्र में दोस्तों बाण भट्ट ने प्रथम 3 अध्यायों में, पहले 3 अध्यायों के अंतर्गत दोस्तों स्वयं की जीवनी लिखी है, स्वयं की आत्मकथा लिखी है। बाद के 5 अध्यायों के अंतर्गत दोस्तों आपके बाण भट्ट ने वर्धन राजवंश के राजाओं का दोस्तों क्या लिखा है? इतिहास या उनका वर्णन लिखा है। किसने? बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र के अंतर्गत। देखिएगा दोस्तों, इस हर्ष चरित्र में हमें तत्कालीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन या विवरण हमें प्राप्त होता है। अब बताइएगा दोस्तों, यहां तक कोई समस्या? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अपन। देखिए, आगे अपन देखते हैं आपके इसी का बाण भट्ट का बाण भट्ट की दोस्तों आपकी दूसरी रचना है कादंबरी। कौन सी है? कादंबरी। देखिए दोस्त, कादंबरी के बारे में अपन देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं, इसकी स्थिति को अपन देखते हैं दोस्तों। तो देखिए, इस ग्रंथ को बाद में बाण भट्ट का पुत्र इस ग्रंथ को दोस्तों बाद में बाण भट्ट का पुत्र पोषण भट्ट या पुलिंद भट्ट पोषण भट्ट या सॉरी भूषण है बेटा,
भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट। भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने पूरा किया था। कौन से ग्रंथ को? इस कादंबरी ग्रंथ को। देखिए दोस्तों, इसमें मतलब कादंबरी में, इस ग्रंथ में चंद्रा पीड़ व कादंबरी की परिणय कथा का वर्णन है। देखिए दोस्तों, एक बार इधर देखना। हर्षवर्धन के दरबार का आपका वही कवि बाण भट्ट, इसकी दूसरी रचना आपकी है कादंबरी। कौन सी है? कादंबरी। दोस्तों, इस बाण भट्ट ने इस कादंबरी में इस ग्रंथ को स्वयं ने लिखा, लेकिन पूरा नहीं कर पाए। उससे पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन इसका पुत्र था दोस्तों आपका भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट, या आपका पुलिंद भट्ट। इस भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट ने दोस्तों इस कादंबरी नामक ग्रंथ को पूरा किया। बाण भट्ट ने दोस्तों इस ग्रंथ में जो रचना की, किसके बारे में लिखा? वो है दोस्तों चंद्रा पीड़ व कादंबरी की प्रेम विवाह या उनके प्रणय का इसने वर्णन किया। किसने? बाण भट्ट ने। देखिए दोस्तों, आगे अपन देखते हैं इसी साहित्य के अंतर्गत दोस्तों दूसरा कवि आता है आपका मयूर भट्ट, जो आपके हर्षवर्धन के शासन काल में था। इसने, ध्यान देना दोस्तों, इसने सुभाष से, ध्यान देना दोस्तों, जो आपका मयूर भट्ट है यह आपके हर्षवर्धन के शासन काल के अंतर्गत था और इसने सुभाषी तावले, इसने दोस्तों सुभाषी तावले नामक ग्रंथ और दूसरा मयूर शतक और दोस्तों तीसरा जो ग्रंथ लिखा इसने सूर्य शतक। इन तीनों ग्रंथों की रचना मयूर भट्ट के द्वारा की गई थी दोस्तों। देखिए एक बार देखिए दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन के समय दोस्तों आपका जो दूसरा कवि आता है मयूर भट्ट, ये भी सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में या दरबार में रहता था दोस्तों। मयूर भट्ट ने 3 ग्रंथों की रचना की, सुभाषी तावले और मयूर शतक और सूर्य शतक नामक ग्रंथों की रचना दोस्तों किसने की? अरे मयूर भट्ट ने की। किसने की दोस्तों? मयूर भट्ट ने की। किसके दरबार में था? सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आपका यह महान विद्वान और कवि रहता था। देखिए दोस्तों आगे अपन देखते हैं इसी के अंतर्गत। तो देखिए सम्राट हर्ष को दोस्तों, सम्राट हर्ष को दोस्तों हिंदू काल का अकबर कहा जाता है। किसको? हर्षवर्धन। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिंदू काल का अकबर कहा
जाता। देखिए दोस्तों, हैंगसांग हर्ष को दोस्तों हर्ष को क्या कहता था? शिलादित्य। शिलादित्य कहता है। देखिए दोस्तों, सोढल हर्ष को क्या कहा है? अभी अपन ने देखा था दोस्तों, क्या कहा है सोढल ने? अरे कविंद्र कहा है। क्या कहा है? कविंद्र कहा है। उसके बाद में दोस्तों जयदेव ने हर्ष को क्या कहा है? कविता कामिनी। कविता कामिनी। कविता कामिनी हर्ष कहा है। देखिए उसके बाद दोस्तों ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख हर्ष को क्या कहता है? अभी लिखवाया था, बताने का प्रयास करना। देखे हर्ष को क्या कहता है दोस्तों? ऐहोल अभिलेख। सकलो उत्तरापथ, सकलो तरापथ नाथ, या संपूर्ण भारत का, उत्तर भारत का सम्राट। ये इसके कुछ नाम है। फिर भी एक बार देखिए दोस्तों, इधर सम्राट हर्ष को बाणभट्ट ने क्या कहा है? बाणभट्ट हर्ष को क्या कहता है दोस्तों? देखिए बताने का प्रयास करना। क्या कहता है? चतु समुद्रापति, चतु समुद्रापति। और दोस्तों दूसरा ये कहता है, दूसरा क्या कहता है? किस नाम से ये जानता है? देखिए दोस्तों दूसरा सकल राज चक्र चूड़ामणि। सकल राज चक्र चूड़ामणि। और बाणभट्ट दोस्तों हर्ष को चतु समुद्रापति, सकल राज चक्र चूड़ामणि और दोस्तों सर्व चक्र वर्तिना धोरे कहा है। ये नाम दोस्तों कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने ग्रंथों में सम्राट हर्षवर्धन को दिए। एक बार देखना दोस्तों, देखिए सम्राट हर्ष को दोस्तों हिंदू काल का अकबर कहा जाता है इतिहास के अंदर, कि जैसा दोस्तों सम्राट अकबर का मध्य काल में स्थान था, वैसे ही दोस्तों प्राचीन काल में सम्राट हर्षवर्धन का हिंदू काल के अंतर्गत स्थान माना जाता। दोस्तों हैंगसांग ने अपने ग्रंथ सियुकी में हर्षवर्धन को दोस्तों शिलादित्य के नाम से पुकारा है। और दोस्तों गुजरात के महान लेखक सोढल ने सम्राट हर्षवर्धन को कविंद्र की संज्ञा दी है, क्योंकि उच्च कोटि का विद्वान होने के कारण इसने अपने ग्रंथ में कविंद्र सम्राट को कहा। जयदेव दोस्तों बंगाल का था और इसने दोस्तों अपने ग्रंथ में कविता कामिनी की संज्ञा सम्राट हर्षवर्धन को दी है। ऐहोल अभिलेख दोस्तों आपके सम्राट हर्षवर्धन को सकला उत्तरापथ नाथ कहा है, यानी कि उत्तर भारत का संपूर्ण स्वामी किसको कहा है? सम्राट हर्षवर्धन।
उसके बाद में दोस्तों आपका आता है कि बाण भट्ट ने सम्राट हर्ष को चतु समुद्रापति, चारों महासागरों का अधिपति, सकल राज चक्र चूड़ामणि की संज्ञा दी है। ये दोस्तों आपके थानेश्वर के वर्धन राजवंश और दोस्तों कन्नौज का वर्धन राजवंश वो आपका पूरा होता है। बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों अपन ने इस टॉपिक को देखा है, पढ़ा है। अगर फिर भी कोई समस्या है तो बिल्कुल आप कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करना। आपकी जो अगली क्लास होगी दोस्तों वो है आपकी कौन से, सूफी और भक्ति आंदोलन। हम देखेंगे दोस्तों कि भारत के प्राचीन भारत के अंतर्गत कहते हमारे देश में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ और कैसे दोस्तों मुस्लिम धर्म के अंतर्गत भक्ति सूफी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का मिलते हैं दोस्तों कल इसी समय, इसी जोश, इसी जुनून के साथ में, इसी उल्लास के साथ में दोस्तों आप लगातार हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत आनंद के साथ में अपन देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।